जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? पाकिस्तान के अंदर 2-3 खबरें बड़ी खौफनाक चल रही हैं और आसमान से भी पानी बरस रहा है। और अगर ये कहा जाए कि ये अज़ाब इलाही है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें ज़ाहिर है किसी का कसूर नहीं है, जो एक क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के अंदर आ रही है उसका ये इफ़ेक्ट है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान की स्टेट ने अभी तक इसका मुतालिया नहीं किया, इसका मुशाहदा नहीं किया। हमें ये चाहिए कि प्रॉपर माहिरीन के साथ बैठ के एक बड़ी टीम बना के ये फैसला करें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल क्या होगी और उस सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब देखें, ये जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं बारिश के, ये इससे पहले कभी किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किए थे। एक तो ये ज़हन में रखें कि 3 किस्म के सिस्टम्स हैं दुनिया में बारिश के और पानी के। एक तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और जब वो मेल्ट होते हैं तो जो रवायती दरिया हैं उनके अंदर पानी बढ़ जाता है और उसके साथ-साथ दर्जा हरारत भी बढ़ता है और फिर समंदर के अंदर भी पानी बढ़ता है। तो एक बड़ी क्लाइमेट चेंज ये आ रही है कि दुनिया में तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ये ग्लेशियर सिर्फ नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे नहीं पिघल रहे, बल्कि पाकिस्तान एक तीसरा रिजर्वायर है ग्लेशियर्स का पूरी दुनिया के अंदर। कहा जाता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि ज़ाहिर है हिमालय है और यहीं पे केटू है और उसके साथ-साथ 20 के करीब ऐसी चोटियाँ हैं जो दुनिया में बुलंदतरीन चोटियाँ समझी जाती हैं। तो वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, अब वो ग्लेशियर पिघल के ज़ाहिर है पाकिस्तान के दरियाओं के अंदर पानी को बढ़ा रहे हैं, ये भी एक इशू है। उसके साथ-साथ क्योंकि दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, उस दर्जा हरारत बढ़ने से पैसिफिक ओशन के अंदर नए सिस्टम डेवलप हो रहे हैं और उन सिस्टम की वजह से बारिशें बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। और तीसरी जो रीज़न है वो ये है कि पूरी दुनिया में बंद बने हुए हैं और बड़े-बड़े डैम्स बनाए गए हैं और इन डैम्स के ऊपर भी एक प्रेशर है और जब ये डैम्स फुल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इनके स्पिल्सवेज़ खोलने पड़ते हैं। जब स्पिल्सवेज़ खुलते हैं तो उससे भी एक क्राइसिस आता है। और इसके साथ-साथ अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो पिछले 4, 5, 6 सालों में पूरी दुनिया में ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आए और इन ज़लज़लों की वजह भी इन डैम्स को करार दिया जाता है कि जब आप इतने बड़े-बड़े स्ट्रक्चर बनाएँगे और उनके अंदर पानी स्टोर होगा और वो पानी ज़ाहिर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। जब वो प्रेशर क्रिएट होगा तो उससे फिर ज़लज़ले भी आते हैं। तो ये सिस्टम्स हैं नए जिनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस पैदा हो रहा है और साथ-साथ ये कि वेस्ट जो है उसके अंदर जो कार्बन पैदा किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कार्बन है कि जो छोटे मुल्क है जैसे पाकिस्तान है, उसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो पाकिस्तान कार्बन पैदा करने में शायद 1% होगा, लेकिन जो उसका इफेक्ट है उसको 99% बर्दाश्त कर रहा है। तो ये जो 99% इफेक्ट जिन मुल्कों के ऊपर आ रहा है, पाकिस्तान उनमें पहले 3 मुल्कों के अंदर आता है। तो हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करके ये फैसला करें कि आने वाले दिनों में हमें रिजर्वायर्स कितने बनाने हैं, हमने खुश्क नहरें कितनी खोदनी है और दरियाओं के रास्ते के अंदर ये पानी का जो बहाव है उसके रास्ते के अंदर जितनी रुकावटें हैं उनको कैसे खत्म करना है। अगर हम ये रुकावटें नहीं हटाएंगे, अगर हम नए सिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे, खुश्क नहरें नहीं बनाएंगे, झीलें नहीं बनाएंगे, पानी के रिजर्वायर्स नहीं बनाएंगे, डैम्स के बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, बारिशों के लिए जो मौसम है और उसके लिए बाकायदा एक वार्निंग सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में ये मसला बढ़ता चला जाएगा। आज अगर 10% आई मसला, तो आने वाले दिनों में ये 100% हो जाएगा। अब आप खुद तसव्वुर करें कि जो इस वक्त अज़ाब है, जो इस वक्त सैलाब है, जो इस वक्त क्राइसिस है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई हम कर दें तो उसके बाद क्या सूरत-ए-हाल होगी। वो ज़ाहिर है एक खौफनाक सूरत-ए-हाल होगी जिससे निपटने के लिए हमें बहुत कुछ उस वक्त करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि इसी वक्त हम बैठ के इसके बारे में कोई एक नेशनल पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी पे पर 100% असर होना चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए। अगर वो होगा तो फिर ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना ये क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा। आज मुल्तान को बचाने के लिए शेरशाह पुल, शेरशाह बंद जो है उसको तोड़ दिया गया और ये अल्टीमेटली इसको तोड़ना ही पड़ना था, क्योंकि पानी अब बंद से ऊपर से गुजर रहा था और उसकी वजह से एक क्राइसिस था। और अगर इस बंद को ना तोड़ा जाता तो ये पानी मुल्तान शहर के अंदर दाखिल हो जाता और अगर ये मुल्तान शहर के अंदर दाखिल हो जाता तो बहुत तबाही आनी थी। और उस तबाही की बुनियादी वजह यह है कि शहर की जो तबाही होती है उसको फिर कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होता। जब खुले खेत हों या देहात हों, वहाँ पे जब पानी जाता है तो वहाँ से वो गुजर जाता है, वहाँ से वो निकल जाता है। लेकिन अगर वो शहर के अंदर दाखिल हो जाए तो फिर ज़ाहिर है शहर के अंदर कंजस्टेड होती है, आबादी बहुत ज़्यादा होती है, मकानात होते हैं, तो उन मकानात के दरमियान पानी जो है वो सर्कुलेट करता रहता है और उसकी सर्कुलेशन के साथ ही वहाँ पे कीचड़ आता है। और जब कीचड़ आता है तो आप खुद तसव्वुर करें कि जब घरों के अंदर 10-10 फुट कीचड़ होगा या 4-4 फुट कीचड़ होगा या गलियों के अंदर कीचड़ होगा, सड़कों के ऊपर होगा, तो फिर उनको साफ़ करना इतना आसान काम नहीं होता। फिर उसके साथ-साथ मुतअद्दी अमराज़ वहाँ फूट पड़ते हैं। जब मुतअद्दी अमराज़ फूट पड़े, जैसे कि स्किन की डिज़ीज़ है, जैसे कि सांस की डिज़ीज़ है, जैसे कि इसके अलावा बहुत सारे मसले जैसे कि डायरिया है, वो अगर फूट पड़े तो फिर उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। आबादी बहुत ज़्यादा होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान को वो बीमारियाँ लगती चली जाती हैं। तो हमेशा जब भी ऐसा क्राइसिस होता है तो बंद तोड़ के जो पानी है उसको डाइवर्ट किया जाता है छोटे इलाकों की तरफ, छोटे शहरों की तरफ, छोटे देहात की तरफ, ताकि वो पानी वहाँ से गुजर जाए और बड़े शहरों को बचाया जा सके। तो आज ज़ाहिर है मुल्तान को बचाने के लिए बंद तोड़ने पड़े और उसका नुकसान आम आदमी को बहुत ज़्यादा हुआ, किसानों को बहुत ज़्यादा हुआ, जो पहले से ही बेचारे पिसे हुए हैं और कुचले हुए हैं, उनके नुकसान में इजाफा हो गया। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए जिसके अंदर उनके खेतों की बहाली हो, उनके घरों की बहाली हो और साथ साथ एक पॉलिसी हो कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी सूरत पैदा हो तो उसको कैसे निपटना है। ये एक मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। इसके साथ साथ मेजर अदनान शहीद हो गए हैं। मेजर अदनान साहब, अगर आपको याद हो, चंद दिन पहले ये मन्नू में छुट्टी गुजारने के लिए मन्नू जा रहे थे और वहाँ पे इनको पता चला कि एक ऑपरेशन हो रहा है
तो उस ऑपरेशन में ये खुद शामिल हो गए। उन्होंने कहा जी मैं अपनी यूनिट के साथ, अपने लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, मैं छुट्टी पे नहीं जाना चाहता। तो फिर उसके बाद फितना अल खवारिज के खिलाफ एक ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन में मेजर अदनान साहब वहाँ पहुंचे और वहाँ पे जब क्रॉस फायरिंग हुई तो एक इनका साथी जो सोल्जर था, सिपाही था, वो जख्मी हो गया। उस जख्मी सिपाही को बचाने के लिए आगे बढ़े और फिर इनके ऊपर फायर हुआ और ये बड़े शदीद जख्मी हुए। फिर इनको वहाँ से मिलिट्री हॉस्पिटल पहुँचाया गया और मिलिट्री हॉस्पिटल में ये जान पर नहीं हो सके और अब ये शहीद हो गए। बड़ा बहादुर आदमी था, इतना बहादुर आदमी था कि उसने अपने सिपाही की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाया और उसके बाद शहादत का रुतबा पाया। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के असल हीरो हैं, जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में बैठे हुए हैं। और अगर ये लोग कुर्बानियां ना दें, ये आगे ना बढ़ें, आगे बढ़ के दुश्मन को ना रोकें, तो आप यकीन करें कि शहरों के अंदर हमें ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए हमारे लिए। तो ये लोग असल हीरो हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से दरख्वास्त है मेरी कि ये फौरी तौर पे ऐसे जो शोहदा हैं उनको ऐसे अवार्ड मिलने चाहिए जिस पे पूरी कौम फ़ख्र कर सकें। वैसे तो इनको बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाएगा और पूरी कौम इस वक्त इनको सलाम भी पेश कर रही है, बिलखसूस आर्मी चीफ। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल ये है कि ऐसे लोग अगर इनको सिलेबस में शामिल किया जाए, अगर बच्चों को पढ़ाया जाए इनके बारे में और अगर इनको खसूसी एजाज़ दिया जाए, इनको, इनकी फैमिली को, तो वो भी पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा या पाकिस्तान की तरफ से इनकी खिदमत का एतराफ़ होगा। तो गवर्नमेंट को उस तरफ जाना चाहिए। इसके साथ साथ आज एक और अहम खबर है, वो गज़ा से रिलेटेड है। एक इमदादी कश्ती जो फ्लोटीला है, वो हमेशा इस टाइप की इमदाद के लिए कोशिश करती है। तो इस मरतबा इसके अंदर फ्लोटीला गया और उसमें 350 इमदादी कारकुन थे पूरी दुनिया से। तो 44 ममालिक से 20 कश्तियाँ तैयार हुई और पूरा एक काफ़िला बना। और ये जो 44 मुल्कों के 350 लोगों पर मुश्तमिल ये 20 जो कश्तियाँ थी, इन्होंने गज़ा के अंदर जाके लोगों की इमदाद करनी थी। तो इसके अंदर इमदादी सामान भी था, इसके अंदर अद्वियात भी थे और इसके अंदर टेंट्स भी थे। और ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक वेस्टर्न मुल्कों के साथ है, जो मगरबी मुल्क हैं, और ये लोग मिल के इमदाद करना चाहते थे अपने उन भाइयों की जो इस वक्त अजाब का सामना कर रहे हैं, जिनकी जानों को इस वक्त खतरा भी है और जो ज़ख्मी हालत में भी हैं और खुराक की कमी का शिकार भी हैं। लेकिन आज इसराइल की तरफ से इस काफ़िले के ऊपर ड्रोन हमला हो गया और ये इस लिहाज से दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर जिक्र करना ज़रूरी है। एक तो ये सबसे बड़ा इमदादी काफ़िला था और दूसरा इस किस्म के जो इमदादी काफ़िले होते हैं उसके ऊपर हमले की रवायत नहीं है। ख्वाह कुछ भी सूरत हाल हो, जंग अज़ीम दोम हो, जंग अज़ीम अव्वल हो, उसके अंदर भी जो इमदादी काफ़िले होते हैं जिसके अंदर अद्वियात होती है, जिसके अंदर डॉक्टर होते हैं, जिसके अंदर खुराक होती है, उनके ऊपर हमले नहीं किए जाते। लेकिन इसके बावजूद इसराइल की तरफ से इसके ऊपर हमला हुआ। तो ये हमला साबित करता है कि इसराइल अपने जो अज़ाइम है उनमें से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और वो गैर इंसानी सतह पर चला गया है। वहाँ पे अखलाकियात भी खत्म हो गई और इंसानियत भी खत्म हो गई। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा। लेकिन मगरबी ताकतें बड़ा फैसला करने के लिए तैयार नहीं है, बिलखसूस अमेरिका इस फैसले के लिए तैयार नहीं है, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त खौफ पाया जाता है, जो हरास पाया जाता है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि गज़ा का जो हालात हैं, गज़ा की जो सूरत है वो हमारे सामने है कि किस तरह बम्बिंग करके, कॉर्पोरेट बम्बिंग करके मुकम्मल तौर पे एक पूरी आबादी को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया, उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया, ज़मीन के साथ उसको जोड़ दिया गया, मिला दिया गया। तो अब कोई इमारत गज़ा के अंदर सलामत नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ जारहियत है इसराइल की तरफ से। तो अगर ये सिलसिला ना रुका तो आने वाले दिनों में ये एक रवायत बन जाएगी, एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा कि आप अगर बड़े हैं टेक्नोलॉजी में और अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करके वहाँ लाख लाख लोगों को कत्ल कर सकते हैं, सारी इमारतों को मस्मार कर सकते हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ सकते हैं। तो ये खौफनाक रवायत है और अगर ये रवायत चल पड़ी तो फिर दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी ताकतें हैं कि वो छोटे मुल्कों को फिर सांस लेने की भी इजाज़त नहीं देंगे। तो इसका रोकना बहुत ज़रूरी है। आज अगर इमदादी काफिले के ऊपर अटैक हो गया तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कल को पूरे अस्पताल पूरी दुनिया के अंदर वो सेफ नहीं रहेंगे, फिर रेड क्रॉस जो है उसकी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। तो दुनिया को बहरहाल सोचना चाहिए, दुनिया को बहरहाल सोचना पड़ेगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइल ने दोहा में हमास की लीडरशिप के ऊपर हमला कर दिया। ये हमला एक कंपाउंड के अंदर हुआ जिसमें हमास के 5 रहनुमा मौजूद थे, जिनमें खलील अल हई वो और जाबरैन दोनों शामिल हैं। इन दोनों की शहादत की खबरें आ रही हैं और इसराइल ने बाकायदा उसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही।